लगातार आपका मेहनत जो हम आपको करते हुए देखते हैं वो हमारे वॉच टाइम पर क्लियरली आ जाता है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आवर्त सारणी की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की हुई थी, पर वो एक तरह से इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग मुख्य रूप से आवर्त सारणी पर बात करने जा रहे हैं। मोसले ने मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ चीजें तो वहां से उन्होंने एक्सेप्ट करी, लेकिन एक मूलभूत परिवर्तन किया उन्होंने इस आवर्त सारणी में। इसका जो अभी फ्रेम आप देख रहे हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बना करके दिया है, ये उन्हीं का एक मतलब रूपरेखा हम आपके सामने रखे हैं। बहुत मेहनत लगता है इन कामों को करने में। बस इस चीज के लिए कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप सफल हो, आपका रिजल्ट बेहतर हो, आपका जो मेरे साथ कमिटमेंट है या मेरा जो आपके साथ कमिटमेंट है 400 पार का, वो एकदम सही साबित हो और एक एक लाइन, एक एक बिंदु इसमें विचार करने वाला है। और इसीलिए हमने इतना मेहनत करके ये पूरा का पूरा सिस्टम आवर्त सारणी का आपके सामने रखा है। मोसले ने जब आवर्त सारणी बनाया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो सुधार किया, जिसको बेसिक चेंज कहते हैं, वो है कि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाने की बात की। वो तो फिट बैठा नहीं, कुछ समय के बाद वो रिजेक्ट हुआ। तो मोसले साहब ने परमाणु संख्या को आधार बनाया, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने सजाने का काम किया। इसीलिए आप देखिए आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। उनके आवर्त में वर्ग उपवर्ग जैसी कोई बात नहीं है। इन्होंने एकदम एक से लेकर के लगातार, देखिए ना यहाँ पर एक से शुरू करके 1 2 3 4 से लेकर के 18 वर्गों में बांट दिया इनको। वर्ग कहते किसको हैं? इस आवर्त सारणी में जो वर्टिकल लाइन है, उदग्र लाइन जो आप ये देख रहे हो, ये सभी वर्ग है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आप ये क्षैतिज रेखा, जो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये सभी आवर्त है। सो ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वर्ग और आवर्त के रूप में ये आवर्त सारणी पूरी तरह से विभक्त है। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। इसको उन्होंने जब आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को उन्होंने बेसिक गाइडलाइन बनाया, उसके बाद आवर्त की संख्या कितनी है? कुल 7 आवर्त है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग 1 2 माने 1 और 2 और फिर 13 से लेकर के 17 तक को सामान्य तत्व यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं हम। उसके बाद वर्ग 3 से लेकर के 17, इनको हम लोग संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में आपको पूरी संभावना है पूछने की। अगर नहीं पूछा है तो एक एक लाइन इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और आवर्त सारणी में आपको लगभग ऑब्जेक्टिव का ही ढेर ढाकी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो वर्ग 3 से 17 तक संक्रमण तत्व होंगे। वर्ग 1 के तत्वों को देखिए, वर्ग 1 का तत्व यही वाला है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये वर्ग 1 का जो तत्व है ना, वो आपको अल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातु कहलाता है। वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं इसको। ये देखिए वर्ग 2 है, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी क्या है? अल्कली अर्थ मेटल्स है। वर्ग 17 यहां चले आते हैं, ये जो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। वर्ग 18 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सभी क्या है? इसको निष्क्रिय कह दीजिए, उत्कृष्ट गैस कह दीजिए, इनर्ट गैस कह दीजिए, नोबल गैस कह दीजिए, सब चलेगा, ये वही है। उसके बाद जब आगे बढ़ते तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। देखिए इस पर सब दिखाया गया है। यहां देखा जाए, ये जो है 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, 13 से लेकर के 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं, 3 से लेकर के 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं,
और यहाँ देखिए वर्ग, ये आवर्त 6 में जो तीसरा वर्ग है ना, इस तीसरे वर्ग में स्टार का चिन्ह लगा हुआ, ये 57 से लेकर के 71 तक लेंथेनाइड्स, ये लोग दुर्लभ एलिमेंट्स हैं, दुर्लभ तत्व हैं। तो ये 57 से 71 तक का नाम लेंथेनाइड्स है। और वर्ग आवर्त 7 में आते हैं तो वर्ग 3 में ही डबल स्टार देखिए लगा हुआ यहाँ पे, इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं, जिसमें 89 से लेकर के 103 परमाणु संख्या तक के तत्व को अरेंज किया गया है। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब दो बात बहुत महत्वपूर्ण जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी अब तक पूछा नहीं गया है, तो पूरी संभावना है कि दो तत्व ऐसे हैं जिनमें से एक की परमाणु संख्या कितनी है, 43, 43, जिसको हम लोग टेक्नीशियम कहते हैं, और दूसरा तत्व है आपको प्रोमेथियम, जिसकी परमाणु संख्या 61 है। याद रखिएगा 43 और 61, ये दो परमाणु संख्या वाले तत्व, जिनमें से 43 वाले का नाम है आपको टेक्नीशियम और 61 वाले का नाम है प्रोमेथियम। ये दोनों तत्व प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, तो फिर इनकी चर्चा क्यों है? इनकी चर्चा इसलिए है कि ये ऐसे तत्व हैं जो नाभिकीय विखंडन से, जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक करता है, नाभिक टूटता है, तो इस तरह के तत्व जन्म लेते हैं या बनते हैं। तो आप इसलिए ये ध्यान से रखना है कि ये दो तत्व का नाम आपको याद रहना चाहिए। एक है टेक्नीशियम, दूसरा है प्रोमेथियम। एक की परमाणु संख्या 43, दूसरे का 61 है। ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी से इस आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर आवर्त के विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मतलब कहने का कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के धात्विक गुण है, घनत्व है, द्रवनांक है, क्वथनांक है ना, उसकी क्रियाशीलता है, बहुत सारे चीज इसमें आते हैं, विद्युत ऋणात्मकता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी है, और कितनी बात मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये सारी चीजें एक एक करके कुल लगभग 8 चीजों पर हम चर्चा करेंगे, और उन तमाम बातों को आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। ये तो हो गई कि आगे चर्चा है तो वो होना है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि आवर्त सारणी मोटा मोटी आपको याद रहना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर के 40-42 तक जो परमाणु संख्या के तत्व है, उनकी बातें आपको, उनके नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। यहाँ तो हो सकता है कि आप निकल जाएंगे बाईपास से, लेकिन आने वाले समय में जब अपर क्लासेस में जाएंगे तो ये तैयारी मैट्रिक के साथ साथ और ऊपर की भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने तो अपने समय में पूरा याद किया हुआ था इसको। देखिए ना, अभी भी थोड़ा बहुत हम आपको बोलते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टेल्यूरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। उसके बाद रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इनिडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन और जेनन। और फिर उसी तरह से सीजियम, बेरियम है, हैफेनियम है। बाकी तो यहाँ लेंथेनाइड्स का नाम आ जाता है, और फिर यहाँ आएंगे तो एक्टिनाइड्स का नाम आता है। ये देखिए पोलोनियम है, एस्टेटिन, रेडोन। एक बात और यहाँ आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, चूंकि ये बोर्ड का मामला है। ये देखिए बोरोन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, है ना, उसके बाद एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं, ये सब ग्रुप जो है आपको उपधातु का है। यानी हमारा जो ये आवर्त सारणी है आधुनिक, इस सीढ़ीनुमा, ये देखिए सीढ़ीनुमा एक डिजाइन है, थोड़ा सा मैंने मोटा करने का प्रयास किया है, उतना क्लियर आपको नहीं आ रहा है।
यहाँ समझ में नहीं आएगा, आप बुक से भी इसको हेल्प लेकर के देख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। यहां से बाएं जो आप तत्व देख रहे हैं अपनी आवर्त सारणी में, उनमें मेटालिक प्रॉपर्टी यानी धातुई गुण जो है वो ज्यादा पाया जाता है। मतलब आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं ये सभी मेटल्स हैं, धातु हैं। इसके दाहिने साइड जो ये पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं सभी अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं। और जो ये बीच में जिसको आपने इस सीढ़ी के अंदर या आप जब देखेंगे आवर्त सारणी में, तो एडवांस जो आप बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो उसमें अलग कलर से दिया गया है, वो सभी उपधातु कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। यानी उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। परिस्थिति के हिसाब से कभी वो धातु की तरह भी बिहेव करता है, कभी अधातु की तरह भी बिहेव करता है। और खैर ये तो आपको आगे चल करके समझ में आएगा ही आएगा कि जितने भी उपधातु हैं, खास करके सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ऐसे उपधातु हैं, मेटलॉइड हैं, जिनका उपयोग हम लोग सेमीकंडक्टर सर्किट में करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी होते हैं वो सभी सेमीकंडक्टर सर्किट होते हैं। और आप 12 में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के विषय में थोड़ी बहुत अच्छी खासी जानकारी आपको दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत ढंग से वहाँ है अध्ययन, तो वहाँ पर आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। बहरहाल आधुनिक आवर्त सारणी का जो एक जनरल फॉर्मेट है वो हमने अभी रखा है। अब इसके आगे हम लोग वर्ग की विशेषताओं पर बात करने वाले हैं। अब एक तरफ से हम इसको देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किस तरह से इन 8 विशेषताओं पर हम लोग बात करेंगे अभी, कि तत्वों की ये सारी विशेषताएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजकता है, परमाणु का आकार है, आयनन ऊर्जा है, धात्विक गुण है, विद्युत ऋणात्मकता है, क्रियाशीलता है, भौतिक गुण, इसमें द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व, ये 3 बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एक चीज जो है वो हमेशा, ये 2 बिंदु बहुत मतलब बेसिक है जिस पर हम लोगों को अच्छी खासी चर्चा करनी चाहिए। और वो ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का जो है वो तो बेचारा इकलौता है, उसके पास तो क्या बोलते हैं, एक प्रोटॉन है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी तो कोई बात नहीं। लिथियम है, सोडियम है। अब सोडियम का जो परमाणु संख्या वो 11 है, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या वो कितना है, 11 है। तो इसका जो परमाणु संख्या 11 है तो और लिथियम का कितना है, 1 2 3। तो क्या होगा, लिथियम के लिए अगर आप बात कीजिए तो ये होगा, इसका विन्यास क्या होगा, 1 में 2 और फिर 2 गो मात्र इसके पास सेल होगा, है ना, के सेल होगा। उसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये ध्यान देना है कि एक ही वर्ग का अगर वो तत्व है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाह्यतम ऑर्बिट जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो समान रहेगी। आई बात समझ में ना। जैसे आप देखिए ना कि सोडियम 11 है तो 2 8 और 1, उसमें भी क्या हुआ, अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन आया। उसी तरह से अगर मैं पोटेशियम की देखूं तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अगर पोटेशियम 19 है तो कितना होगा इसका, पोटेशियम 19 ही ना है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बढ़िया बात है। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 19 है। इसका क्या होगा बताइए, अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो ये कितना होगा, 2 8 है ना, 8 2 10 8 18 और 1 19 है ना। तो कुल मिला करके अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इसके परमाणु जो संख्या है तो बाह्यतम ऑर्बिट में जो इसका इलेक्ट्रॉन होना होगा वो सब में बराबर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब किताब से ये हम मानते हैं कि बाह्यतम कक्षा के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने का मतलब होगा कि बाह्यतम
जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एक ही वर्ग के तत्वों में क्या रहता है, समान रहता है। इस बात को ध्यान देना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, समान रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है, समान रहता है। तो ये याद रखना है, समझ गए ना। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो स्थिति बनती है वो इक्वल रहती है, सेम रहती है, इसीलिए एक बात हो गई। दूसरा संयोजकता, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब मेरे पास स्टॉक में इतना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस मतलब रासायनिक बंधन में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो उसकी संयोजकता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आपको मैं देता हूं। जैसे आप देखिए, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक होती है। सोडियम का परमाणु संख्या आपने अभी देखा ना कि 11 है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। थोड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा जल्दी इसको निकालेंगे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 11 है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है, और अगर आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन का कितना है, 17 होता है। तो 17 में 2, 8 और 7। अब बता दीजिए, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको ये मालूम है कि क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। विद्युत ऋणात्मकता की जब बात करने लगेंगे तो वो आएंगे ही हम। तो इसकी संयोजकता भी 1 होती है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी रासायनिक प्रतिक्रिया में या रासायनिक बंधन में यूज करता है, जबकि इसके बाहर में अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी है, 7 है। इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, इस दोनों में फर्क है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर सोडियम के मामले में इसके बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता भी 1 ही है, वो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऐसा होगा। अगर कभी इस तरह का कंडीशन आए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को समझने समझाने का दौर आए, तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किसी तत्व का, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसका मतलब है कि एक ही ग्रुप के जो होंगे उनकी संयोजकता समान रहती है। एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता हमेशा समान रहती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसका समान रहता है, अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो। अब ये तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सबका एक ही जैसा ऑर्बिट होगा। जब परमाणु संख्या बढ़ रहे हैं तो कक्षा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर बाहरी कक्षा का जो सजावट है वो एक जैसी रहेगी, ये कहना है। परमाणु का आकार, वो तो स्वाभाविक है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, तो परमाणु का आकार जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो याद रखना है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु का आकार बढ़ता है। किसी तत्व में एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसकी संयोजकता समान रहती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो बाह्यतम रूपरेखा है वो समान रहता है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मान घटता है एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। सबसे पहले समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहते किसको हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए। सबसे तो पहली बात है कि कोई सपोज कीजिए ये सोडियम है, इसके पास पता है कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जाएगा कौन, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सोडियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, -1e कर देते हैं, तो 1e कर देने से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के निकाल लेने से आप क्या करेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम आयन। यही हो गया आयोनाइजेशन।
हमने इसको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। जब हमने आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज कहने के लिए हमने इसको आयोनाइज कर दिया, पर ऐसे तो आयोनाइज ये होता नहीं है। आयोनाइज करने के लिए किसी भी क्या बोलते हैं एलिमेंट के ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा उसके कक्षा से, तो ऐसे थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये तो अपने एनर्जी से इसको बांध के रखा हुआ है ना। अगर मान लेते हैं ये हमारा सोडियम न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए ये सोडियम है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो बांध के रखे हुए हैं, तो कैसे आपको आराम से दे देगा। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में है, तो इसके साथ इसका रिलेशन है ना, अट्रैक्शन फोर्स है वहां पे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, बहुत सारी बात है, तो उससे वो बांध करके रखा हुआ है। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटाऊं, तभी तो ये सोडियम प्लस आयन आएगा, इस पर आयोनाइज होगा। वो 11 गो प्रोटॉन ऑलरेडी इसके पास न्यूक्लियस में है, नाभिक में है, 11 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जब आप हटाएंगे तो एक गो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक गो प्रोटॉन अनबैलेंस होगा, वही वहां पे उसको आयन के रूप में दिखा रहा है। तो ऐसा करने के लिए ये न्यूक्लियस से जो एलिमेंट या जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन या जो ऑर्बिट जितना ज्यादा दूरी पर रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल उतना कमजोर होगा ना। तो जब आकर्षण का बल कमजोर होगा तो इसका मतलब कम ताकत से उसको पकड़ करके रखा हुआ है, तो उसको वहां से हटाने के लिए हमें भी ताकत कम लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाती है उस पर। इसीलिए जब आप बड़े तत्व में जाते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। परमाणु का आकार बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी करेगी, और धात्विक गुण ये भी बढ़ता है, मेटालिक प्रॉपर्टी। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के धातुई गुण में वृद्धि होती है, वो ज्यादा मेटालिक बिहेवियर शो करता है, धात्विय गुण उसका बढ़ता चला जाता है। इस सब चीज पर उतनी फोकस नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। कारण ये है कि परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है उनकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती है, तो उसको दूसरे किसी एलिमेंट को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। इसीलिए दो चीजें याद रखना, अगर बहुत चीज याद ना रहे तो एक बात हमेशा रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और बाकी चीज लगभग सभी बढ़ते चले जाते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। उसके बाद क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के मामले में अगर, क्योंकि हमारे पास तो वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धातु भी तो है और साथ में अधातु भी है, तो धातु भी है और अधातु भी है, तो आप बता दीजिए किसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, किसकी क्रियाशीलता घटेगी। ये बात तो हमेशा ध्यान से आप भी इसको सोच करके चर्चा कर सकते हैं। बोलिए सोच करके, अगर मैं आपसे को ये बोलूं कि क्रियाशीलता धातु की बढ़ेगी या घटेगी, अरे भाई साहब, मेटालिक प्रॉपर्टी जब बढ़ेगा तो एक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है और अधातु की घटती है, अधातु की क्रियाशीलता घटती है। मजा लीजिए ना, पढ़ना तो है ही, रिजल्ट तो आपका बेहतर होगा ही होगा। एंजॉय कीजिए, यही सब टॉपिक है जो एंटरटेन करता है और मजा आता है सीखने में, और जब उसके बेसिक रीजंस को, आधारभूत कारणों को समझते हैं तो कुछ और ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ने में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है और धातु की क्रियाशीलता घटती है। तो उसके बाद अब है भौतिक गुण में। भौतिक गुण में तीन चीजें हमेशा याद रखना है, क्या, द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व। ये तीन चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है।
आप सोचिए द्रवनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक किसको कहते हैं, और क्या घनत्व क्या होता है। तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि आज के डेट में आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो परेशानी तो बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो इसका जो है अगर द्रव्यनांक देखें तो द्रव्यनांक इसका क्या होता है, धातु का घटता है, इसका भी घटता है, लेकिन घनत्व इसका बढ़ता है। ठीक है, और अधातुओं के विषय में आप अगर गौर फरमाएं तो अधातु के विषय में आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अधातुओं की क्रियाशीलता है ना, या इसका घनत्व जो है वो, या इसका द्रव्यनांक क्वथनांक, जितना भी चीज आपको देखना हो आप आराम से देख सकते हैं, सब इसका बढ़ता है। इसका क्या होगा, अधातु का भी द्रव्यनांक बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ता है, और ये भी इसका बढ़ता है। कुल मिलाकर के ये जो वर्ग से संबंधित बातें हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का पूरा भरमार लेकर के आएगा। जितना ऑब्जेक्टिव चाहेंगे अब आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइन में देख करके मैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, संयोजकता समान रहती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है, धातुई गुण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्रियाशीलता धातु की बढ़ती है और धातु की घटती है। भौतिक गुण में धातु का द्रव्यनांक घटता है, क्वथनांक भी घटता है, लेकिन डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता है, और अधातु के लिए सारे चीजें बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद मैं इसके अगले वीडियो में आपको इसके आवर्त संबंधित विशेषताओं पर चर्चा करूंगा, और तब जाकर के कुल मिलाकर के आपको आवर्त सारणी की, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें ऑलमोस्ट डिक्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर बचेगी तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा इतना पढ़ने के बाद अब बोर्ड से संबंधित में पूछे गए प्रश्नों का भी समय आने वाला है, तो उस पर भी बात करेंगे। देख लेते हैं इसके आवर्त की विशेषताओं पर भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से वर्ग में हमने ऊपर से नीचे आने पर जो है वो एक तरफ से संयोजी, इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धात्विक गुण, ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, परमाणु का आकार, तमाम बातों पे चर्चा की। ठीक उसी तरह से मिलती जुलती हुई बात है, बहुत लंबा दिमाग नहीं लगाना इस पर। जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, क्योंकि आवर्त में तो आवर्त तो आपके पास 7 आवर्त है, तो हॉरिजॉन्टल ही बढ़ना पड़ेगा, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ही बात करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, वो पहले क्या करेगा, 1 से 8 तक बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो परमाणु की संख्या बढ़ेगी, परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होंगे, और धीरे धीरे संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, 1 से लेकर के 8 तक मैक्सिमम बढ़ती है ये। लेकिन है क्या कि पहले आवर्त में ये 1 से लेकर के 2 तक ही बढ़ेंगे। पहले आवर्त की कहानी कुछ अलग है, हाइड्रोजन और हीलियम है, 1 से और वहां 2, उसके बाद बाकी में अपना जो वृद्धि होना है वो उस हिसाब से अपना होगा। संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से घट करके 1 तक आ जाती है, उस हिसाब से अपना देखते चले जाएंगे। इस सब पे बहुत दिमाग लगाना नहीं है, आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर घट करके 1 हो जाएगी। इसका धातुई गुण घटता है, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे ना आवर्त में, तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटती चली जाती है, क्योंकि आपको तो मालूम ही है ना कि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, जो मेटलोइड का उपधातु का, उसके पीछे धातु है बाएं में और दाएं में अधातु है। तो जैसे आप इधर जाएंगे बाएं से दाएं तो धातुई गुण घटता चला जाता है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है ना, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान जो है वो बढ़ता, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में परमाणु संख्या के बढ़ने से वो थोड़ा सा मजबूत होता चला जाता है, इसीलिए आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घट रही थी, लेकिन लेफ्ट से राइट आवर्त में जाएंगे तो बढ़ेगी। परमाणु का आकार घटता है, ये याद रखिएगा, परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे वर्ग में आने पर बढ़ता है। कंपैरिजन कीजिएगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाइएगा।
और ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, ये जो अपने ऑक्साइड बनाते हैं, तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका जो है ना, लेफ्ट साइड में ऑक्साइड का जो टेंडेंसी होता है वो बेसिक होता है, मतलब ये भास्मिक ऑक्साइड कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दाहिने चलते चले जाएंगे तो धीरे धीरे भास्मिक प्रवृत्ति इसकी कम होती जाएगी, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज का कम होता चला जाएगा और एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। इसीलिए हम लोग सीधा कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की भास्मिक प्रवृत्ति घटती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो आवर्त सारणी में मूल रूप से जितना आपको जरूरी है वो लगभग, मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो ये आपका हो रहा है, पर चूंकि ये हमने आवर्त सारणी बना रखा था तो मनसा ये थी कि इसको एक ही स्लॉट में कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको हम लोग वीडियो को खंडित करते तो फिर ये आवर्त सारणी हमें आपके लिए फिर से बनाना पड़ता। इसीलिए हमने एक ही स्लॉट में इसको कंप्लीट करने का फैसला किया और मैंने उसे अभी कर भी दिया। तो इसको गंभीरता से आप देखेंगे, थोड़ा टाइम इस पर लगेगा लेकिन इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। जितना लाइन बोला गया, जितना लाइन लिखा गया वो सब आपका मार्क है। कहां से क्वेश्चन आ जाएगा गारंटी नहीं। तो लगे रहिए, प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। एलन एकेडमी 24 आपको 400 पार की जो कमिटमेंट हमने कर रखा है उस पर हम बिल्कुल उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि आप, एक ही बात बार बार कितना मैं कहूँ आपको, पढ़ने से ही जीवन में सब कुछ मिलता है। समझ गए ना? हम कितना ही कहें, आप जितना पढ़ेंगे उसी के हिसाब से आपका मार्क होगा। मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शक हूँ आपको इस, मतलब गर्म माहौल में, मतलब एग्जामिनेशन की गर्मी, मौसम तो ठंड का है, फिर भी हम आपको ये चाहते हैं कि आप एक, मतलब बिल्कुल हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ अध्ययन करें ताकि सफलता आपके पास हो, किसी और के पास ना जाए। ठीक है? थैंक यू।